हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 की क्लास है। चैप्टर नंबर 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ये हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको पूरा करेंगे। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बेटा वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। ठीक है, तो वो देखना ज़रूरी है। थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है अपने आप से। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आप देख सकें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम अपने प्रश्न 8 कर चुके थे और आज चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 9। ठीक है, तो प्रश्न 9 आपका क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं हम। यदि किसी डिब्बे में लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए, एक डिब्बे में बेटा लड्डू हैं, ठीक है, उन्हें हमने 30 बच्चों में बांटा, तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिले? 5 बच्चे मिले। फिर कह रहा है यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए, बच्चे 30 की जगह 25 रह जाएं, तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? तो बेटा फिर तो बच्चों को ज़्यादा लड्डू मिलेंगे। अगर बच्चे कम हो जाएंगे तो लड्डू ज़्यादा मिलेंगे बच्चों को। ठीक है, 30 बच्चों को 30 बच्चों को 5-5 लड्डू मिले हैं। अगर बच्चे 25 हो गए और कम हो गए तो मतलब लड्डू बढ़ जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती में हम क्या करते हैं? गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, समानुपात में हम क्या करते हैं? भाग, और व्युत्क्रमानुपात में गुणा। तो आज हमारा व्युत्क्रमानुपात है ये। जैसे कि हमारे पास कुल बच्चे 30 बच्चे थे और एक बच्चे को मिले लड्डू, तो 30 बच्चे, एक बच्चे को कितने लड्डू मिले? 5। फिर उसने कहा कि 5 बच्चे अगर कम हो जाएं, 30 में से 5 गए तो कितना बचा? 25। अगर बच्चे 25 रह जाएं तो एक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? ठीक है, तो गुणा कर दें। 30 गुणा 5 बराबर 25 गुणा 6। ठीक है, ये 30 गुणा 5 मतलब 150, और 25 यहाँ नीचे आ गया भाग में इसके साथ, बराबर में x। 25 से 150 काट दिया 6 बार, तो x बराबर क्या आ गया? 6। मतलब कि एक बच्चे को फिर 6 लड्डू मिलेंगे अगर बच्चे 25 रह गए तो। ठीक है, कितना इजी है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था बेटा आपको, अगर आपका समानुपात है, समानुपात, तो आप एक ही लाइन की संख्याओं की क्या करेंगे? भाग। और व्युत्क्रमानुपात है तो आप एक ही लाइन की संख्याओं की क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, बहुत इजी तरीका है ये, इससे इजी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे प्रश्न 10, बस आपको पता ये करना है कि ये समानुपात है या व्युत्क्रमानुपात है, और वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है आसानी से। ठीक है, जैसे कि देखिए प्रश्न 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बना रहे हैं। देखो 18 मजदूर हैं, वो 48 घंटे में बना रहे हैं एक दीवार को, तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? वो ये कह रहा है मुझे तो ये काम 27 घंटे में पूरा करवाना है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? श्रमिकों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ जाएगी। ठीक है, जैसे 18 श्रमिक 48 घंटे में कर रहे हैं एक दीवार को, और वो कह रहा है कि 27 घंटे में हो जाना चाहिए काम, तो श्रमिक फिर हमें ज्यादा लगेंगे, मतलब उल्टा हो रहा है, व्युत्क्रमानुपात है। ठीक है, तो जैसे श्रमिकों की संख्या और इधर घंटों की संख्या, 18 श्रमिक 48 घंटे में बना रहे हैं दीवार, तो कितने श्रमिक चाहिए हमें? एक्स मान लिया हमने उसको, जितने चाहिए, तो कितने श्रमिक चाहिए हमको जो 27 घंटे में ही दीवार बना दें? व्युत्क्रमानुपात है तो गुणा कर दें, 18 गुणा 48 बराबर x गुणा 27। ठीक है, 18 गुणा 48 ये रहा आपका, और 27 इसके साथ भाग में आ गया। ठीक है, अब हम इसको काट दें। जैसे कि हमने काटा 3 से 3 छिंग 18 और 3 ने 27, फिर इसे काटा 3 से 3 एकम 3, 3 छिंग 18 16 बार, और इसे 3 तिया 9, तो ऊपर क्या बचा? 6 गुणा 16, और नीचे क्या बचा? 3। ठीक है, फिर
हमने क्या किया, 16 की 6 में गुणा करी 96, और नीचे क्या है 3। फिर से मैंने 3 को इसे काट दिया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो बेटा कितने श्रमिक चाहिए हमको, 32 श्रमिक चाहिए अगर हमें 27 घंटे में काम करवाना है तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम प्रश्न 11 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न 11 देख लेते हैं। देखिए, यदि कार्डबोर्ड की 12 सीटों के ढेर की ऊंचाई 45 mm है, क्या है बेटा, शीट है, कार्डबोर्ड है, उनकी शीट है। शीट जो ऐसे शीट होती है ना उनके, जैसे एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो जो ढेर है उसकी ऊंचाई बता रहा है। 12 सीटों के ढेर की ऊंचाई 45 mm है। 12 सीटों के ढेर की ऊंचाई कितनी है, 45 mm। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसी कितनी सीटें आएंगी, तो ये क्या कह रहा है, 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसी कितनी सीटें आ जाएंगी। तो सीधा सीधा पूछ रहा है, अगर 12 सीटों के ढेर में इतनी है तो कितनी सीटों के ढेर में 90 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो ये क्या है हमारा समानुपात। सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, इसमें एक तरफ जा रही हैं सारी बातें, जहां सारी बातें उल्टी तरफ जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं, वो व्युत्क्रमानुपात होता है। ठीक है, तो ये क्या समानुपात, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग, इसको हम x मान लेंगे यहाँ पे। और बेटा एक बात और, ये mm है मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को एक ही बना लें, दोनों को सेंटीमीटर बना लें। ठीक है, अगर मैं 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 का भाग हो जाएगा। चलिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 का भाग कर देते हैं। ठीक है, तो सीटों की संख्या और इधर ऊंचाई है सेंटीमीटर में, 12 सीटों की संख्या 4.5 सेंटीमीटर, और जो हमें निकालना है 90 सेंटीमीटर, सीटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो भाग कर दें, 12/4.5 और x/90। ठीक है, एक दूसरे से भाग कर दिया, इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं आप। ठीक है, तो आप 90 को इधर ले जाएंगे, 12 गुणा 90 हो जाएगा, 45 यहीं का यहीं रहने दो क्योंकि हमें तो x निकालना है, तो बराबर में x है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ एक 0 बढ़ गई, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है दशमलव के बाद, तो ये 900 हो गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसे काट दिया 9 से, 9×5 45 और 9 से ये 100 बार कट गया, तो क्या आ गया 12 गुणा 100/5। फिर मैंने इसे काट दिया 5 से, 100 को 20 बार, तो क्या आया 12 गुणा 20, और 12 गुणा 20 मतलब 240 सीट। अगर हमें 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए तो कितनी सीट होनी चाहिए यहाँ पे, 240। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 सबको समझ में आ गया होगा। हम प्रश्न 12 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न 12 आपका क्या कह रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 40 मिनट में एक दूरी तय करती है। दूरी बेटा निश्चित है। ठीक है, उसी दूरी को 25 मिनट में तय करने के लिए औसत गति क्या होगी। देखो जैसे मैंने 40 मिनट में एक दूरी तय की, कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। वो कह रहा है मुझे दूरी 25 मिनट में ही तय करनी है, तो बेटा फिर मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ अपोजिट हो रहा है, मतलब व्युत्क्रमानुपात हो रहा है। ठीक है, देखो 40 मिनट में आप कितनी दूर पहुंच रहे हो, एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की आपने स्पीड से चलाई है गाड़ी, तब आप 40 मिनट में पहुंचे हो। लेकिन वो ये कह रहा है 25 मिनट में ही जाना है, तो हमको स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। उल्टा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये घट रहा है तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या है, ये व्युत्क्रमानुपात है। उल्टा हो गया तो हम उल्टा निकाल लेते हैं इसका, और उल्टा करने के लिए हम क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपात में गुणा। ये औसत गति है हमारी, ये समय है मिनट में। देखो बेटे इसमें समय क्या दे रखा है आपको, मिनट में दे रखा है। ठीक है, फिर तो ठीक है। चलिए औसत गति कितनी है 60 और उसकी मिनट कितनी है 40, मतलब 40 मिनट में उसकी औसत गति कितनी है 60। तो ये पूछ रहा 25 मिनट में कितनी होगी, तो गुणा कर दें, 60 गुणा 40 बराबर x गुणा 25। व्युत्क्रमानुपात है इसलिए गुणा की है। उसके बाद 60 और 40 की गुणा कीजिए तो क्या आएगा 2400। x इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में हो गया। 25 से 2400 को काटेंगे तो आएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल हो गई इसकी।
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 96। देखो 40 मिनट में औसत गति कितनी है 60, लेकिन वो कह रहा मुझे तो 25 मिनट में ही जाना है, तो औसत गति कितनी हो गई 96। देखो यहाँ पे कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, 40 से 25 कम है और यहाँ बढ़ रहा है, समझ गए। तो ये बेटा उल्टा है। देखो एक तरफ कम हो रहा है, ये कम हो रहा है 40 से 45, और इधर 96 से 60 ये ज्यादा हो रहा है। तो समझ में आया, ये उल्टा है। अगर ये भी कम हो रहा और ये भी कम हो रहा तो ये समानुपात होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात और समानुपात में आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, देखो 40 से 25 क्या हो रहा है कम, और 60 से यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 96, 60 से 96 क्या हो रहा है ज्यादा। इधर कम है इधर ज्यादा है, मतलब ये क्या है उल्टा है, ये व्युत्क्रमानुपात है। अगर दोनों तरफ कम हो रहा हो या दोनों तरफ ज्यादा हो रहा हो तो बेटा समानुपात होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए 13वें प्रश्न पर चलते हैं हम। एक टंकी में एक साथ 6 नल खोलने पर वह टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर जाएगी। देखिए ये टंकी है एक, मैं 2 टंकी बना लेती हूँ। इसमें 6 नल एक साथ खोल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर 5 नल खोले हैं, 1 2 3 4 5। ये कह रहा है 6 नल खोलने पर टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर रही है। कितने देर बेटा 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, और 20 मिनट ये रही, मतलब टोटल मिला के 80 मिनट में भर रही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टंकी कितने समय में भरेगी ये वाली। अब बेटे एक बात बताओ आप, जब 6 नल खोले हैं तो ये 80 मिनट में भर गई है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 5 नल खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। उल्टा हो रहा है, इसने कम कर दिया नलों की संख्या तो ये देर में भरेगी। 6 नल खोलने पर 80 मिनट में भर रही है, तो 5 नल खुले रहेंगे, बस एक नल को बंद कर दी जाएगी तो देर में भरेगी। उल्टा हो गया, व्युत्क्रमानुपात चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि नलों की संख्या, 6 नल खोले पहले हमने, तो वो कितनी देर में भर गई 1 घंटा 20 मिनट को। बेटा मैंने 80 मिनट में ही बदल लिया है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आंसर पॉइंट में आएगा। 1 घंटा 20 मिनट, इसका मतलब क्या होता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 20 मिनट हमारे पास है ही, 60 और 20 80, तो मैंने इसको यहाँ 80 मिनट लिख लिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 नल खोलने पर कितना टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ 6 से 5 कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन इधर देखो ज्यादा हो जाएगा। कैसे ये बताओ, 6 नल खुल रहे हैं, ठीक है, तब 80 मिनट लग रहे हैं, और 5 नल खोलेंगे तब तो और ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये ज्यादा टाइम लग रहा है इधर ज्यादा। तो बेटा उल्टा हो गया ना, इधर कम है इधर ज्यादा है, यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है व्युत्क्रमानुपात, और व्युत्क्रमानुपात हो गया तो बस अब गुणा कर दो, 6 गुणा 80 और 5 गुणा x, ठीक है। 6 की 80 में गुणा करी तो 480, 5 नीचे भाग में आ गया, 5 से हमने इसे काट दिया, क्या आ गया 96 मिनट, ठीक है। या तो आप 96 मिनट लिख लो, या फिर आप इसे घंटे में चेंज करके लिख सकते हो। जैसे 1 घंटा 96 है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो घटा दो, 9 में से 6 गया 3, तो 1 घंटा तो ये हो गया, और मिनट कितनी बची 36, तो 1 घंटा 36 मिनट भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब धीरे धीरे अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात में फर्क समझ में आने लगा होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 14 पर। देखिए, माल से लदा हुआ एक लोडिंग ऑटो, एक ऑटो है, वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है। यदि वही चाल रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी करेगा तय। 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है। 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, वो ये पूछ रहा है। यहाँ दोनों तरफ समय बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। कैसे देखो, 25 मिनट है और 5 घंटे, ये ज़्यादा होते हैं, 25 से 5 ज़्यादा होते हैं, ये घंटे हैं। इधर वो 14 किलोमीटर चल रहा है 25 मिनट में, तो 5 घंटे में तो और ज़्यादा चलेगा, दोनों तरफ ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है इधर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले तो बेटा हम इसको मिनट में बदल लेते हैं। ये 25 मिनट है, 5 घंटे, 5 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 5 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी 300 मिनट, ठीक है। तो चलिए
ये हो गई हमारी दूरी, ये हो गई हमारी मिनट। तो बेटा 14 किलोमीटर कितनी दूरी में जा रहा है, वो 25 मिनट में जा रहा है 14 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि 300 मिनट में कितनी दूरी चला जाएगा। दोनों तरफ समान है, समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती है तो क्या करेंगे, भाग 14/25 बराबर x बटे 300। ठीक है, हमें x निकालना है, 300 को हम इधर ले जाएंगे, 14 गुणा 300/25 बराबर x। काट दीजिए आप इसको, 25 से 300 कट जाएगा 12 बार, तो 14 गुणा 12 रह गया, और 14 की 12 में गुणा करेंगे तो 168 किलोमीटर। मतलब कि अगर 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है तो 300 मिनट में कितना चल रहा है, वो 168 किलोमीटर। देखो दोनों तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये समानुपात है। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 15। रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए, तीली ले लो या डंडी ले लो, उसने क्या किया है, एक पहिया बना रहा है। उसने एक पहिया बनाया, वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच कोण बराबर हो। मतलब वो कोण तीलियां इस तरीके से लगा रहा है कि कोण बराबर हो। देखो जैसे पहला है आपका ये, उसने ये गोल घेरा बनाया पहले, फिर उसने तीलियां कितनी तीलियां लगाई, 4 तीलियां लगाई, 2 ऐसे 2 ऐसे। तो बेटा कितने अंश के कोण बन गए, ये 90-90 के बन गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कह रहा है, जैसे तीलियों की संख्या, पहले उसने 4 तीली लगाई, 1 2 3 4, तो 90 अंश का कोण बना। फिर उसने 6 तीलियां लगाई तो 60 अंश का कोण बना इसमें। फिर उसने 8 तीलियां लगाई तो कितने अंश का कोण बनेगा। फिर कह रहा है 10 तीलियां लगाई, फिर 12 तीलियां लगाई, उसके बाद 15 तीलियां लगाई। पहले प्रश्न में उसने बोला 15 तीलियां लगाई, तो पूछ रहे कि कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, हम कोई भी एक संख्या ले लें। जैसे कि उसने क्या किया है, तीलियों की संख्या ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, तीलियों की संख्या ले ली। पहले उसने 4 तीलियां लगाई थी, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ये इतनी थी। ये तो हमारे पहले और दूसरे वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ये भी मैंने इसमें लिख दिया था जिससे आपको आसानी हो। कोण 4 तीलियां लगाने पर 90 अंश का कोण बन रहा है, 6 तीलियां लगाने पर 60 अंश का कोण बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है, समानुपात है। ठीक है, अब 8 अंश के बड़ा बनाने पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है। तो मैंने बेटा इनको नाम दे दिया है XYZ। पहले हम इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतना मैंने इनको क्या नाम दे दिया है, XYZ। ठीक है, 4 तीलियां लगाने पर 90 अंश का कोण बन रहा है, 6 तीलियां लगाने पर 60 अंश का कोण बन रहा है, तो 8 तीलियां लगाने पर कितने अंश का कोण बनेगा। हम इसमें से कोई भी एक संख्या ले लें, या तो 4 गुणा 90 ले लेंगे या 6 गुणा 60 ले लेंगे, कोई भी एक संख्या ले लो। जैसे मैंने 4 गुणा 90 ले ली, ठीक है, और फिर क्या ले लिया, 8 गुणा x। ठीक है, 8 इसके नीचे आ गया, इन दोनों की गुणा कर दी, 4 ने 36, 360 हो गया, बटे में 8, 8 से 36 काट दिया तो 45। मतलब कि अगर हम 8 तीलियां लगाएंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का। इसी प्रकार से 4 गुणा 90 ले लिया, ये पहला वाला ही। ठीक है, फिर 10 गुणा y, अब हम y का मान निकालेंगे। तो 10 इसके नीचे ले गए, इन दोनों की गुणा की, 10 को नीचे ले गए, 10 से इसे काट आ गया 36 अंश। अगर 10 तीलियां लगाएंगे तो कितना अंश का कोण बनेगा, 36 अंश का। उसके बाद फिर से 4 गुणा 90 ले लिया, अब निकालना है 12 तीलियों का, 12 गुणा z। ठीक है, 4 ने 36, 12 को नीचे ले गए, 12 से 36 काट दिया, 30 अंश का कोण बन गया। अगर 12 तीलियां लगाएंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का। ठीक है, ये तीनों समझ में आए। पहले XYZ कैसे निकाला। ठीक है, कोई भी एक संख्या ले लो और इन तीनों के मान निकाल दो। इसी प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न और दिए हैं। उसमें क्या दिया है कि 15 तीलियां दी हैं, और फिर 15 तीलियों के बाद उसमें कोण कितना बनेगा, तो उसको मैंने मान लिया A। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आपको दिया है कि 40 अंश का कोण बन रहा है, तो तीलियां कितनी होंगी, तो उसे मैंने मान लिया B। तो वो भी मैंने यहीं पे लिख दिया था। ठीक है, जैसे कि प्रश्न आपका ये रहे दोनों, 15 तीलियों वाले पहिए में क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बनाइए। तो जैसे कि 4 गुणा 90 था हमारा ऊपर,
कोई भी संख्या ले लो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अब आपकी ये पांचों निकल गई। 4 गुणा 90 ले लो, 6 गुणा 60 ले लो, 8 गुणा 45 ले लो, आप कुछ भी ले लो, आंसर वही आना है। ठीक है, जैसे मैंने 4 गुणा 90 ले लिया और बराबर में 15 गुणा है क्योंकि 15 तीलियां हैं। ठीक है, 4 और 9 की गुणा करी 360 बटे में 15, 15 से 360 काटा तो क्या आ गया 24। मतलब कि अगर मैं 15 तीलियां लगाऊंगी उस गोल चक्कर में तो कितने अंश का कोण बनेगा? एक 24 का। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है। इस बार क्या इसमें कोण दिया है और तीलियों की संख्या पूछी है, तो कोई बात नहीं, वही करना है। 9 चौक 36 बटे में 40 अंश, 40 अंश से 360 काट दिया तो क्या आया 9, मतलब कि 9 तीलियां लगेंगी तब जाके 40 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी चैप्टर है ये। बस आपको व्युत्क्रमानुपात और समानुपात समझने की देर है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो किसी भी प्रश्न में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।